तो अभी तक हम जिस तरीके से चलते आ रहे थे अपने कोर्स के अंदर, उसमें हम लोगों ने पाइथन देखा था, विजुअलाइजेशन, डेटा क्लीनिंग देखी है, हम लोगों ने numpy की लाइब्रेरी यूज़ की थी। ठीक है, लेकिन अब हम इसके बाद हमें क्या यूज़ करना है एआई के अंदर। एक थी क्लास मैंने स्टैटिस्टिक्स की रखी थी, लेकिन स्टैटिस्टिक्स में नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा आपको। इस क्लास में मैंने सोचा कि पहले मशीन लर्निंग और एआई का इन्फो दे दूँ ताकि आसानी हो जाए। ठीक है, चलें पहले तो हम एआई के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं कि एआई के हवाले से यहाँ पर लिखी हुई तो डेफिनेशन है, लेकिन आपकी इंट्यूशन क्या कहती है, कोई मुझे इसका जवाब देगा एआई क्या है? कोई भी? कोई भी बता सकता है? यार इसमें मार्क्स डिटेक्ट नहीं होंगे किसी किस्म की। आप लोग बता सकते हैं कि आपके जहन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्या जहन में आता है? डिपिक्शन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस, बिल्कुल। तो बेसिकली चले हम मैं बता देता हूँ कि एआई से यहाँ पर एक छोटी सी एक लाइन में वन लाइन डेफिनेशन लिखी हुई है। तो हम पहले ये समझ लेते हैं कि इंटेलिजेंस की बात करते हैं, ह्यूमन इंटेलिजेंस को मिमिक करना एआई के अंदर कहा जाता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। लेकिन इंटेलिजेंस क्या है? बेसिकली इंटेलिजेंस हमारे पास जो नॉलेज है, जो हम हासिल करते हैं आउटसाइड वर्ल्ड से, अपने परसेप्शंस, अपने बेसिकली रिसीव करते हैं हम अपने सेंसेस के थ्रू। उस नॉलेज की बेसिस पे हम जो रीजनिंग और इंटेलिजेंट डिसीजंस लेते हैं, वो बेसिकली ह्यूमन इंटेलिजेंस है, वो इंटेलिजेंस कहलाती है। तो अब इस इंटेलिजेंस को मिमिक करना, कोई भी कंप्यूटर प्रोग्राम, कोई भी सिस्टम अगर इसको मिमिक करे, तो हम उसको एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, क्योंकि वो आर्टिफिशियल सेंस में, क्योंकि वो आर्टिफिशियली क्रिएटेड है, वो नेचुरल नहीं है। इसलिए उस इंटेलिजेंस को हम एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टर्म से डिनोट करते हैं। सेकंड, मशीन लर्निंग। जब इसके अंदर की एक डोमेन है, जब हम बात कर रहे हैं मिमिक करने की ह्यूमन की इंटेलिजेंस को, ह्यूमन इंटेलिजेंस कैसे मिमिक होगी कि हमें पता लग जाए कि हमें कि क्लासिफाई हो जाए कि डॉग्स है या कैट हैं, या फिर हमारे पास कोई भी ऑटोमेट करने का टास्क हो जिसमें हमें इंटेलिजेंस रिक्वायर्ड होती है, जैसे ड्राइविंग करने के लिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल, तो उसमें बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस की ज़रूरत होती है। लेकिन उसके लिए पहले जो कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं, इस तरीके से हमें करना पड़ेगा कि हमारे पास सिस्टम है इतना इंटेलिजेंट डिज़ाइन। अब वो कैसे होता है? अगर हम लोग प्रोग्रामिंग से आप लोग थोड़ा बहुत फेमिलियर हैं, तो आप जानते हैं कि हम लोग जब इस टाइप की चीज़ें करते हैं तो कंडीशन या इफ एल्स स्टेटमेंट्स के साथ करते हैं कि अगर ये काम हो तो ये हो, इफ देन, इफ देन, इफ देन। फॉर सपोज अगर मैं रियल लाइफ के अंदर जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार की एग्जांपल या कार ड्राइविंग की एग्जांपल, क्या इफ देन की कंडीशंस हम इतनी ज़्यादा पॉसिबल कंडीशन बना सकते हैं कि इफ देन की कंडीशन से सिर्फ हम एक ड्राइविंग कार बना लें? क्या लगता है आपको? ऐसा पॉसिबल लगता है या बहुत हेक्टिक है? पॉसिबल तो होगा लेकिन बहुत ज्यादा लेंदी हो जाए, बहुत ज्यादा बहुत, जो खींचा हुआ प्रोसेस हो जाएगा। बिल्कुल बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा। पहले इस प्रोग्राम को बनाने के लिए कई साल लग जाएंगे कभी कभी। ठीक है, तो अब हम हमारे पास ऐसी टेक्निक्स होनी चाहिए जो कि बेसिकली जो पैटर्न्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके हमें लर्न करके दे, क्योंकि हम एज अ ह्यूमन क्या करते हैं, हम भी लर्निंग करते हैं बेसिकली किसी भी चीज़ के हवाले से। कोई भी चीज़ हम सीखते हैं लर्न करके, फिर उसके बाद उसमें डिसीजन लेते हैं कि हमें राइट जाना है या लेफ्ट जाना है। हमें कैसे पता होता है? क्योंकि सामने से गाड़ी आ रही है तो हमें क्या करना है, ओवरटेक आ रहा है तो हमें क्या, ओवरटेक लेना है तो कैसे लेना है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब ये जो चीज़ें हम टाइम टू टाइम लर्न करते हैं, हम ये चाह रहे हैं कि ये जो लर्निंग का एलिमेंट है जो ह्यूमंस के अंदर होता है, इसको हम इसके अंदर मॉडल करते हैं, किसके अंदर? एक किसी भी सिस्टम के अंदर, कंप्यूटर सिस्टम। तो मशीन लर्निंग का यहाँ पर सिंपल सी एक लाइन डेफिनेशन लिखी हुई है कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट कंप्यूटर प्रोग्राम दैट ऑटोमेटिकली इम्प्रूव विद एक्सपीरियंस। जैसे कि इंसान है, इंसान भी एक्सपीरियंस के साथ अपने टाइम टू टाइम इम्प्रूव होता रहता है। बिल्कुल इसी तरीके से हम ऐसे सिस्टम्स को कंस्ट्रक्ट करने की इसमें बात करते हैं जो कि एक्सपीरियंस के थ्रू और लर्निंग के थ्रू, न्यू एक्सपीरियंसेस के थ्रू लर्न करते जाएं, अपने आप को खुद आइटरेटिवली इम्प्रूव करते हैं। अब न्यू एक्सपीरियंस हमारे तो हो जाते हैं, अब इसमें जब बात करें हम डेटा के हवाले से,
तो मशीन लर्निंग में न्यू एक्सपीरियंसेस, न्यू डेटा, इससे मुराद न्यू डेटा है, एक ऐसा डेटा जो आपने पहले देखा ना हो। ठीक है, तो हम यहाँ पर न्यू एक्सपीरियंसेस को, न्यू डेटा को जोड़ते हैं और फिर हम मजीद लर्न करवाते हैं अपने। डीप लर्निंग की फील्ड के हवाले से ये है कि एक सब फील्ड है, ये इसी के अंदर की नीचे की इमेज है गिवन, सबसेट है मशीन लर्निंग का बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क अब ये क्या होता है, किसी को आइडिया है वैसे? इट इज सिमिलर लाइक जैसे एक इंसान के दिमाग में न्यूरॉन्स काम करते हैं। इंसान के दिमाग में बिल्कुल, इंसान के दिमाग में ना जैसे कि काम करने के लिए कुछ न्यूरॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो पास करते हैं, और हमारा दिमाग बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स न्यूरल नेटवर्क की तरह है। बहुत सारे इसमें ना न्यूरॉन है। अब ये जब न्यूरॉन आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो ये एक न्यूरल नेटवर्क बनाते हैं। अब उसी की चीज़ को हमने मिमिक किया है एक ऐसा मॉडल बनाने के लिए, एक ऐसा, यानी आपको मैथमेटिकली हम ऐसा ड्रॉ करने के लिए, ताकि हमारी लर्निंग इम्प्रूव हो सके। इसकी बहुत खासियत है, एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है डीप लर्निंग में कि ये, जैसे हम देखेंगे अभी मैं मशीन लर्निंग में एक हैंड क्राफ्टेड फीचर का एग्जांपल दूंगा तो इस हवाले से आपको पता लग जाएगा। एक और चीज़ मैं क्लियर करता जाऊँ, जैसे कि हम लोग कि कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो इफ एल्स की कंडीशन से लिखा जा रहा है, लेकिन मशीन लर्निंग की खासियत ये है कि इसका आउटपुट बेसिकली जो रिजल्ट होता है ना वो एक प्रोग्राम होता है। ये बात समझ आ रही है? वैसे आउटपुट इसका एक प्रोग्राम होता है। अगर समझ नहीं आ रही तो मुझसे पूछें कि आउटपुट किस तरीके से प्रोग्राम होता है। नहीं आया समझ? आउटपुट प्रोग्राम कैसे है? हाँ, आउटपुट नो प्रोग्राम सर। कैसे, हाँ आउटपुट बताता हूँ चलो। अब जैसे कि आप लोगों ने, मैंने पहले दिखाया था कि इफ एल्स की सिंपल कंडीशंस हैं। ठीक है, इफ ट्रू, ठीक है, तो प्रिंट कर देंगे हम कोई भी एक स्टेटमेंट, एल्स के अंदर हम लोग कुछ और कर देंगे। ठीक है, ये वाली कंडीशन तो है, लेकिन हम, ये तो हम लोगों ने एक कंडीशंस बनाई हैं। ठीक है, एक प्रोग्राम लिखा है हैंडक्राफ्ट, लेकिन मैं मशीन लर्निंग में एक प्रोग्राम बना के लेके आना, मशीन लर्निंग का बेसिक टास्क क्या होता है, वो एक प्रोग्राम इसी तरीके से जनरेट करके देता है जो कि आपको प्रिडिक्शन या फिर आपके प्रोसेस को ऑटोमेट कर सके। ये जो कंडीशन है ना, जो इस कंडीशन पे क्या होना चाहिए, ये मैंने लिखा है कि प्रिंट ए कर दो अगर ट्रू है तो। ये वाली चीज़ें है ना, मशीन लर्निंग का टास्क बेसिकली ये होता है कि कंडीशन को आइडेंटिफाई करके खुद से वो ऐसे स्टेटमेंट्स लिखता है कि अगर ये है तो ये होना चाहिए। सही है, फिर ये जो सारा टास्क मैंने हैंड क्राफ्ट किया है ना, बिल्कुल ये वाले काम हट खत्म हो जाता है मशीन लर्निंग की। अब वो कैसे खत्म होता है, मैं एक नीचे इक्वेशन दिखाऊंगा ना, आपको समझ आ जाएगा। मशीन लर्निंग में हम लोगों ने मॉडल्स का नाम, अगर ये बात क्लियर नहीं है तो पूछ लें वैसे, बाकी मशीन लर्निंग के हवाले से क्लियर नहीं हुई बात तो पूछ लें, प्रोग्राम लर्न करके आता है। क्लियर है? जी सर। ठीक है, तो ये अब हमारा टास्क, मशीन लर्निंग का बेसिक टास्क इस पूरे प्रोग्राम को खुद से बनाना होता है, लर्न करना होता है, कि आइडेंटिफाई करता है कि हमारे पास ऐसे क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें टास्क गिवन है, उसमें से खुद पैटर्न निकालता है और खुद डिसीजन मेकिंग के लिए ना ऐसे, हमारे पास क्या कहना चाहिए, इफ एल्स की कंडीशन एक बनाता है। और ये बात जो कहते हैं ना वैसे कि एआई इफ एल्स है, वो थोड़ा सा उनको सोचना चाहिए, लेकिन वो जनरल उस टाइप की इफ एल्स नहीं है जैसे हम ये लिखते हैं। ये एक मैथमेटिकल स्टाइल के अंदर है, पूरे पूरे मैथमेटिक्स के फॉर्मूलाज हैं वैसे। अभी नीचे हम एक फॉर्मूला पढ़ेंगे तो हमें समझ आ जाएगा क्या बात करना है। अब मशीन लर्निंग के ना जो कुछ टाइप्स हैं बेसिकली, एक है सुपरवाइज लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग के अंदर हम लोग देखते हैं दो किस्म की प्रॉब्लम है। पहले में सुपरवाइज लर्निंग का मतलब ये हो गया कि मैं, एक मेरे पास डेटा मौजूद है और मैंने उसको लेबल किया है। फॉर एग्जांपल मैंने डेटा को लेबल से मुराद मेरा ये हो गया, मेरे पास पिक्चर्स मौजूद हैं कुछ की, ठीक है, डॉग्स एंड कैट्स, दो पिक्चर्स मौजूद हैं। ठीक है, अब मेरे पास हर एक डेटा के साथ मैंने एक चीज़ लिखी हुई है कि ये डॉग की इमेज है, ये कैट की इमेज। ठीक है, तो अब मेरा मॉडल जो है वो ट्रेन होता है
ठीक है, ट्रेन होने के बाद वो देखता है कि ये वाली इमेज कैट की, ये वाली डॉग की। अगर वो गलती करता है, ठीक है, डॉग की इमेज वो बता देता है नहीं ये कैट है, तो हमारा मॉडल उसको देखता है ओरिजिनल लेबल हमने जो गिवन दिया होता है। मैं इसकी डिपिक्ट करने के लिए थोड़ा सा लिख के दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक कैट की इमेज है, ठीक है, उसके आगे एक इमेज है जिस कैट की है और एक इमेज है मेरे पास डॉग की, ठीक है। अब मेरे पास पहले एक मेरा मॉडल ये करता है कि हमें बताता है कि इमेज कैट है आइदर डॉग है। अगर ये गलत बताता है, फॉर एग्जांपल ये इमेज बताता है कि कैट नहीं है भाई ये डॉग है, तो हम कंपेयर करते हैं हमारे गिवन डेटा से कि क्या ये जो ओरिजिनल इमेज है जो हमने लेबल की थी, पहले से बताया था मॉडल को कि ये कैट है, क्या इन दोनों में डिफरेंस है। अगर डिफरेंस है तो ये एक एरर है, ये गलती केस। अब इस एरर को हमने दुरुस्त करना है। वो कैसे होगा, फिर मशीन लर्निंग के अंदर हम लोग इसके अप्रोचेस डिफरेंट पढ़ते हैं कि किस तरीके से आप अपने एरर को सेट करें और अपने मॉडल को एक्यूरेट बनाएं, एक्यूरेसी। ठीक है, ये बात क्लियर हो रही है कि सुपरवाइज से मुराद क्या हो गया कि एक सुपरविजन के अंडर के हम लोग, फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक बुक दे दी, ठीक है, एक बुक है और फिर आपके साथ एक है ना क्या कहते हैं सुपरवाइजर या आपके साथ टीचर हैं असाइन हो, और वो टीचर अगर आप कहीं फंसते हैं तो टीचर के पास जाते हैं और वो आपको है ना बता देते हैं कि नहीं नहीं ये तो वो आपको एक तरीके से सुपरवाइजर है कि आप अगर कोई गलती करते हैं तो वो आपकी गलती दुरुस्त करें। लेकिन मैं फॉर एग्जांपल आपको एक किताब देता हूँ और आपको बोलता हूँ कि आप बगैर किसी सुपरवाइजर के इसको करके लेके आए, तो फिर वो एक दूसरी टाइप की लर्निंग में समझ जाता है। लेकिन अभी हम सिर्फ सुपरवाइज पे हैं, तो मैं सुपरवाइज का बात क्लियर हो रही है इस मिसाल से, टीचर वाली मिसाल से, कि अगर आपके पास टीचर हो तो वो सुपरवाइज लर्निंग एक तरीके से Yes, क्लियर। sir. हाँ, सबको क्लियर हो रही है वैसे ये? जी हाँ, और भी लोग हैं चैट में लिख के बता सकते हैं आप लोग क्या क्लियर हो रही है, ठीक है। Yes, sir. Clear. अच्छा, इसके अंदर दो टास्क हैं बेसिकली सुपरवाइज लर्निंग के अंदर। जो हमने टास्क रखे हैं, एक है क्लासिफिकेशन और एक है रिग्रेशन। क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम बहुत आसान है, हम लोग कह सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें, अभी मैंने जैसे डॉग और कैट की एग्जांपल दी, तो ये क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम है। क्लासिफाई करना, बेसिकली बताना कि ये इस क्लास से पर्टिकुलर बिलोंग करता है, ये इस क्लास से बिलोंग करता है। और बहुत सारी आप आगे चल के जब देखेंगे एप्लीकेशन, तो बहुत सारी आपको देखेंगे कि क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम बहुत सारी हैं आपके पास। इसके अंदर आप न्यूरल नेटवर्क भी यूज़ कर रहे हैं, मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम बहुत सारे, ठीक है। और एक है हमारे पास प्रॉब्लम है रिग्रेशन की। रिग्रेशन की प्रॉब्लम क्या है? रिग्रेशन की प्रॉब्लम बेसिकली एक कंटिन्यूस वेरिएबल की प्रॉब्लम है। कंटिन्यूस वेरिएबल से हमारी मुराद हो गई, फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि आज स्टॉक की प्राइस कितनी होगी, ठीक है, और या फिर आज मेरी सेल्स रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ, ठीक है। ये जो प्रोडिक्शन है ना, कि ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम ले लेते हैं कि ये टाइम है फॉर सपोज, और यहाँ पे मैंने एक तरीके से ले लिया कि मेरी सेल्स कितनी जा रही है। तो सेल्स का रेवेन्यू, रेवेन्यू क्या होगा, कंटिन्यूस वैल्यू होगी। यस और नो? यस। रेवेन्यू एक न्यूमेरिक कंटिन्यूस वैल्यू होगी। तो हमारे पास उसकी जो प्रोडिक्शन है, इस टाइप की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज इन्वॉल्व होती हैं, कंटिन्यूस न्यूमेरिकल, तो उसमें हम यूज़ करते हैं रिग्रेशन। और क्लासिफिकेशन में हम जब हमारे पास क्लासेस में यानी डिस्क्रीट वैल्यूज के अंदर, डिस्क्रीट वैल्यूज 1 0 1 2 3 1 2 3 4 5 यानी 5 क्लासेस हैं, कुछ 6 हैं। तो जब डिस्क्रीट की बात आ जाती है तो हम क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम है हमारे पास, और जब हमारे पास कंटिन्यूस वेरिएबल हमें प्रोडिक्ट करने तो हम रिग्रेशन की प्रॉब्लम की तरफ। क्लासिफिकेशन की एग्जांपल क्या होगी सर? क्लासिफिकेशन की एग्जांपल ये होगी कि मैंने डॉग और कैट की इमेज दी है, आपको बताना है कि ये डॉग की इमेज है या कैट की इमेज है, ठीक है। या फिर मुझे ये बताना है, फॉर एग्जांपल अभी कोविड गुजरा है अल्लाह अल्लाह करके, तो कोविड के हवाले से कि आइदर वो बंदा कोविड का पेशेंट है या कोविड का पेशेंट नहीं है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। कोई बंदा कैंसर का पेशेंट है या नहीं है। देखें आप बाइनरी या बाइनरी से ज़्यादा भी हो सकता है, अभी मैं 2 की एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल 10 टाइप्स के कैंसर्स हैं, तो कोई भी एक पेशेंट हो सकता है, उसके हवाले से पता चले कि इसको पर्टिकुलर कौन से टाइप का कैंसर है। तो ये जब हम टाइप स्पेसिफाई करते हैं बेसिकली उसको एक
उस पेशेंट को क्लासिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं एक कैटेगरी में, तो ये क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम है। समझ आई बात? जी ठीक है। चल, जब मैंने सुपरवाइज की बात की थी, अब अनसुपरवाइज की बात करते हैं। अनसुपरवाइज की एग्जांपल, पहले हम वो टीचर वाली एग्जांपल पे जाते हैं। मैं बोलता हूँ कि आपके पास है ना, मैं एक किताब दे देता हूँ, पढ़ना शुरू करें। अब आपके ऊपर है, कोई भी सुपरवाइजर नहीं। अब आप कोशिश करते हैं बहुत ज़्यादा और उसको समझने की कोशिश करते हैं, तो आप जो भी चीज़ें, यानी जो भी उसमें से पैटर्न्स निकाल के लेके आएंगे, जो भी रीजनिंग, वो आपकी खुद की होगी। हो सकता है वो किसी हद तक सही हो, लेकिन लाजमी नहीं है वो सही हो। सही है। तो आपके पास एक सुपरवाइजर जब मौजूद मौजूद नहीं होता, तो हमारे पास जो ये लर्निंग आ जाती है, इसको हम कहते हैं अनसुपरवाइज लर्निंग। ठीक है, ये दूसरी टाइप है आपके पास। ये बात क्लियर हो रही है? पहले हमारे पास स्पेसिफाई था, जब मैंने कैट और डॉग की एग्जांपल दी थी ना, तो मेरे पास ये, मैंने इमेजेस के साथ ये लिख दिया था कि ये इमेज कैट की है, ये इमेज डॉग की है। अगर मेरा मॉडल फॉर सपोज गलती भी करता, तो वो देख लेता ओरिजिनल जाके कि ये वाकई में, अगर डॉग की इमेज इसने प्रिडिक्ट की है, तो प्रीवियस डेटा पे जाता और डेटा के लेवल पे चेक करता कि ये डॉग है या नहीं। अगर नहीं होता तो एरर होता और उसको सेट करता। लेकिन अब मेरे पास है ही नहीं कोई लेबल्स, तो जो पैटर्न निकल के आएंगे, फॉर एग्जांपल जैसे डॉग के एक अलग फेशियल फीचर्स अलग होते हैं, कैट के अलग होते हैं, तो वो जो पैटर्न निकाल के लेके आएगा, फिर वो क्लासिफाई करेगा दो के अंदर कि भाई डॉग के ये अलग है। हम फिर भी नहीं बता रहे उसको, हम ये नहीं बता सकते कि डॉग है, वो तो हमें ये इस तरीके से पता होगा प्रॉब्लम देखते कि हमने क्या दिया है। लेकिन हम इसको एक तरीके से क्लस्टर करने की कोशिश करेंगे इस सारी चीज़ों को, जो सिमिलर पैटर्न रखते होंगे। बात समझ आ रही है? अनसुपरवाइज की बात समझ आई है? पहले ये बता। सर अनसुपरवाइज तो समझ में आ गया। अब ये क्लस्टरिंग में ऐसे ही होगा ना कि बहुत सारी आपको पिक्चर दे दी जाएं, तो उसमें से आप पैटर्न्स ढूंढ लें कि यार ये सारी पिक्चर जो हैं सिमिलर हैं, और ये वाली जो हैं वो क्या कहते हैं, सिमिलैरिटी नहीं रखती हैं बाकी सबसे। ये, हाँ, ये पिक्चर्स पे भी हो सकता है, ये आपके पास किसी भी टाइप के डेटा पे हो सकता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास इसकी एग्जांपल सब, हम लोग नेटफ्लिक्स या फिर कोई चीज़ यूज़ करते हैं, मूवी की साइट, यूट्यूब यूज़ करते हैं, तो यूट्यूब के ऊपर हमारे पास कंटेंट जो आ रहा होता है रिकमेंड होके, ठीक है, तो वो रेकमेंड किस बेसिस पे आता है? उस पर फॉर एग्जांपल लेबल नहीं है, ठीक है, वो उसके अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है कुछ, जो कमेंट्स लिखे हुए हैं आपने, वो जो डिस्क्रिप्शन लिखी होती है ना, मैं आपको बताऊं कि वो जो डिस्क्रिप्शन लिखी होती है, उनके अंदर ये एनएलपी के अंदर खुद एक टास्क है। एनएलपी शायद हम इसमें नहीं कवर कर पाए उस लेवल के ऊपर, लेकिन मैं लास्ट में रिकमेंडेशन सिस्टम में आपको बताऊंगा ये किस तरीके से होता है। तो हम लोग उसकी ग्रुपिंग करते हैं कि कौन सा टेक्स्ट किसके साथ ज़्यादा सिमिलैरिटी रखता है, ठीक है, जो ज़्यादा सिमिलैरिटी रखता है उसको एक ग्रुप में कर देते हैं। इसके लिए मैंने नीचे इमेजेस में, जैसे कि ये देखें, जो ज़्यादा करीब करीब थे ना, ज़्यादा वैल्यूज डॉट करीब करीब थे, उनको एक क्लस्टर में कर दिया, उनका एक क्लस्टर बना। सही है? ये क्लस्टरिंग की बात समझ आई? जी ये समझ आ। अच्छा, सेकंड जो है, ये थोड़ा सा मुश्किल होता है टॉपिक समझना, डायमेंशनैलिटी रिडक्शन का, लेकिन हम इसको इस तरीके से दे सकते हैं कि जब हमारे पास बहुत ज़्यादा डायमेंशन होती जाए डेटा की, और हमारे लिए उसको हैंडल करना मुश्किल हो जाए, तो हम लोग क्या करते हैं कि डायमेंशन को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। डायमेंशन से मुराद हो गई मेरे कॉलम, मेरे पास डेटा में थाउजेंड्स ऑफ कॉलम में, मैं चाह रहा हूँ कि मैं रिड्यूस करूँ ताकि कंप्यूटेशन भी कम हो जाए और चीज़ें कम हो जाए। काफ़ी सारे इसके बेनिफिट्स हैं। तो इस पर्टिकुलर टास्क जो है हमारे पास अनसुपरवाइज का ही होता है, इसको हम कहते हैं डायमेंशनैलिटी रिडक्शन। रिडक्शन मीन रिड्यूस करना, डायमेंशनैलिटी से अंडरस्टैंडिंग आ रही है कि डायमेंशन मीन्स कॉलम्स की बात कर रहा है, अगर हम उस डेटा फ्रेम के पर्सपेक्टिव से सोचें। अब यहाँ पे देखें आप, 2D डेटा है, यहाँ पे दो डायमेंशन के अंदर है डेटा, यानी दो कॉलम्स होंगे, लेकिन इसने किसी तरीके से पैटर्न इनमें आइडेंटिफाई किया, और उस पैटर्न को देखते हुए इसने 1D के अंदर इसको कन्वर्ट कर दिया, यानी 2 कॉलम्स को इसने कन्वर्ट करके दे दिया एक कॉलम में। अब ये होता कैसे है, ये इसके ऊपर मैंने इसका एक एल्गोरिथम है, पीसी है, उसके ऊपर पूरा एक लेक्चर प्रिपेयर किया है। अगर सिर्फ ये इतनी बात समझ आ रही है ना कि डायमेंशनैलिटी रिडक्शन का काम ये है कि वो मल्टीपल कॉलम्स को रिड्यूस करके कम कॉलम्स के अंदर लेकर आता है, कम डायमेंशंस में लेकर आ रहा है, तो इतना अभी के लिए काफ़ी है। बात समझ आ रही है? जी जी सर। ये क्लियर है।
जी तरह जी जी अगर जो है इसके ऊपर एक एग्जांपल मिल सके, फॉर एग्जांपल क्लस्टरिंग के लिए, फॉर एग्जांपल के मींस क्लस्टरिंग जैसे यूज होता है, और डायमेंशनलिटी रिडक्शन के लिए जैसे कि पीसीए पीसीए रिग्रेशन क्या है। पीसीए दोबारा बोलें। हेलो। जी मैं यही कह रहा था कि फॉर एग्जांपल कि अगर एग्जांपल्स अगर मिल जाए तो। एग्जाम्पल्स अगर आपको मिल जाए तो क्लस्टरिंग की, अच्छा क्लस्टरिंग की वैसे एग्जाम्पल हमने इमेजेस के ऊपर भी सोच सकते हैं इसको। ठीक है, इमेजेस वाली क्लस्टरिंग के लिए एग्जाम्पल समझ आई थी आपको, जी जी है ना। अब मैं डायमेंशनलिटी रिडक्शन की जब बात करते हैं, डायमेंशनलिटी रिडक्शन के लिए हम, अच्छा वैसे मेट्रिसेस को हमने क्या करना है एक तरीके से सिंपली, क्या कहना चाहिए, रिड्यूस करने के लिए यार। अब था भाई इसकी मैथमेटिक्स में तो नहीं चला, मैं उसके हिसाब से बताता हूँ आपको कि डायमेंशंस कैसे रिड्यूस करने के हवाले से फायदेमंद होते हैं। मैं एक पिक्चर दिखा देता हूँ आपको। कि आप लोगों की स्क्रीन शेयर हो रही है, जी 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 इमेज शेयर हो रही है। अच्छा जी, इमेज शो हो रही है ना आपको? ठीक है, पिक्चर शो हो रही है? जी प्लीज सर। सही। जी पिक्चर शो हो रही है। तो अच्छा इसकी है ना, अब मैं मैथमेटिक्स की पर्सपेक्टिव से तो नहीं जा रहा, खैर, लेकिन आप सिंपल ये सोच सकते हैं अभी के लिए कि जब कोई भी चीज़ें एक स्पेस में है ना आपके पास, ठीक है, ये 3D स्पेस है, तो 3D प्लेन के अंदर जिस डायरेक्शन में ज़्यादा चीज़ें होंगी ना, हम उसको किसी तरीके से उसमें रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे, अपनी फीचर्स को, अपनी वैल्यूज़ को, क्योंकि न्यूमेरिक वैल्यूज़ की डायमेंशंस को, ठीक है, ताकि सिमिलर पैटर्न हम निकाल के ले आए। यहाँ पर एक और इमेज है जिस, ये देखें, ये जो इमेज है ना, इसके अंदर हमारे पास एक डायरेक्शन मिल रही है हमें, ठीक है। अब हम चाहेंगे कि इस पर्टिकुलर एक डायरेक्शन को हम किसी तरीके से रिड्यूस करके वन डायमेंशन के अंदर ही ले आए। आप इसको एज अ सोच सकते हैं कि फॉर एग्जांपल कॉइन है, ठीक है, ये कॉइन बना हुआ है और उसकी एक डायरेक्शन जा रही है। अब उस डायरेक्शन को हमें यूज करके एक में लाना है। चलो, अच्छा मुझे बताएं कितने लोग इससे मैट्रिक्स डिकम्पोजिशन या इससे फेमिलियर हैं, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर से? आप क्लियर हैं? था नहीं, आपको फेमिलियर है इससे, आइगन वैल्यूज से? जी 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 इट्स क्लियर इट्स क्लियर। थैंक यू सो मच। थैंक ओके, यू सो मच। अगर आगे वरना हम है ना उसमें जो पीसी होगा ना, मैं उसमें बता दूंगा कि असल में ये काम जो है पूरा उसके ऊपर होता है, कुछ मैथमेटिक्स की लीनियर अलजेब्रा की टेक्निक्स हैं उससे। चलें, अब हम सेकंड थर्ड की तरफ आते हैं, रीइंफोर्समेंट लर्निंग। रीइंफोर्समेंट लर्निंग का हमने एक दो टाइप्स तो देख ली, लेकिन एक है रीइंफोर्समेंट लर्निंग के अंदर हम लोग बेसिकली लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स, कि रियल वर्ल्ड में हम किस तरीके से कोई हम मिस्टेक करते हैं और हमें फीडबैक मिले कि यार आपने एक बात ठीक नहीं की या कि काम में गलती कर दी है, तो आप उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से रीइंफोर्समेंट लर्निंग का सिर्फ कॉन्सेप्ट, अभी हमें कॉन्सेप्ट लेने की ज़रूरत है कि बिल्कुल कॉन्सेप्ट इसका यही है कि हम लर्न करते हैं और अगर कुछ हमसे गलती होती है तो उस गलती की मिस्टेक्स की बेसिस पे हमें एक फीडबैक मिलता है। इसकी इनर डिटेल में मैं नहीं जा रहा कि किस तरीके से लर्निंग प्रोसेस हो रहा है एक्चुअली, क्योंकि फिर और मसले हो जाएंगे, क्योंकि हमारा मेन टॉपिक इसके अंदर पूरे कोर्स में सुपरवाइजर और अनसुपरवाइजर। बस आपको इतना कॉन्सेप्ट याद रखना है कि लर्न करता है फ्रॉम मिस्टेक्स, बेसिकली फीडबैक के थ्रू। नीचे आ जाएं अब हम। जी आगे चलें।
चलो ठीक, अब ये ओ हो मैथमेटिक्स आ गई, ठीक है। अच्छा ये कोई इक्वेशन मुझे याद बताएगा किस चीज़ की इक्वेशन थी ये, फेमिलियर लग रही होगी। स्लोप इंटरसेप्ट वाला की हाँ, बिल्कुल स्लोप इंटरसेप्ट, ये सेकंड ईयर के अंदर भी पढ़ी थी हम लोगों ने, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। उस टाइम पे इसका यूज़ समझ नहीं आता था, लेकिन आज आपको इसका यूज़ समझ आएगा, इसके कितना ज़बरदस्त यूज़ है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमें पता है कि ये डिपेंडेंट वेरिएबल है जो हमें फंक्शन कैलकुलेट करके लाना होता है। लाइन का इंटरसेप्ट क्या था बेसिकली, कि वाई एक्सिस के ऊपर आपकी लाइन जो है कहाँ कट की है, ये रही मेरे पास रिग्रेशन, ये रहा, ये इंटरसेप्ट था आपके पास कि वाई एक्सिस के ऊपर आपके पास किस पॉइंट पे जाके लाइनें कट की। स्लोप सेकंड था हमारे पास, स्लोप से आपको आइडिया है कि इंक्लाइन इसके हवाले से, ये बेसिकली हमारा स्लोप है जो P1 हमें डिनोट कर रहा है नीचे इक्वेशन में। और ये हमारे पास क्या है, इंडिविजुअल पॉइंट्स, डेटा पॉइंट्स, ये इंडिविजुअल डेटा पॉइंट्स है हमारे, एक्स से डिनोट है, ठीक है। अब ये इक्वेशन बेसिकली y इक्वल्स टू बीटा 0 बीटा 1 प्लस xi। अब एक्स ये हमारे पास यूज होगी रिग्रेशन के टास्क के लिए। रिग्रेशन क्या है, रिग्रेशन में हमारे पास मैंने बताया था जैसे कि कंटिन्यूस वैल्यूज का हमें प्रेडिक्ट करके प्रेडिक्शन करनी होती है। फॉर एग्जांपल सैलरी प्रेडिक्ट करनी है हमने, जैसे प्राइसेस प्रेडिक्ट करनी है, ठीक है, क्वांटिटीज, इस टाइप की जितने भी कंटिन्यूस वैल्यूज थी ना हमें प्रेडिक्ट करनी है। ये फॉर एग्जांपल किसी होटल पे हमने देखना है कि नंबर ऑफ कस्टमर्स कितने आ रहे हैं और उसकी बेसिस पे मुझे अपनी बताना है कि मेरा होटल का रेवेन्यू कितना जनरेट होगा, टास्क ऑफ रिग्रेशन है, ठीक है। अब ये किस तरीके से ड्रॉ होगा और ये किस तरीके से इक्वेशन यूटिलाइज होगी, हम यहाँ थोड़ा सा मैं इसका ऊपर की विजुअलाइजेशन से पहले दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद अब ये देखें 2D प्लॉट बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ये इंटरसेप्ट और स्लोप आ रहा है। अब ये दो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये सेल्स, हमारे पास सेल्स है और हमारे पास नंबर ऑफ कस्टमर्स है, ये नंबर ऑफ कस्टमर्स है, ये सेल्स है हमारी, ठीक है। हमें प्रेडिक्ट करना है कि हमारे नंबर ऑफ कस्टमर कितने आ रहे हैं, उसकी बेसिस पे हमें सेल्स बतानी है कि सेल्स कितनी जाएंगी, ठीक है। तो इन दोनों को 2D ग्राफ को ड्रॉ करके हमें इसका एक लीनियर रिलेशनशिप ड्रॉ करना होगा, क्योंकि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से आपको याद होगा कि एक लीनियर रिलेशनशिप ड्रॉ करके देता है डेटा में से आपके। बात क्लियर हो रही है यहाँ तक या बहुत ज़्यादा ऊपर से जा रही है? खामोशी से ये लग रहा है कि क्लियर नहीं हो, क्लियर है? नहीं, ये क्लियर नहीं है बिल्कुल भी ना, ये इसका कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आ रहा कि किस तरह से निकालेंगे। अच्छा ये अभी निकालने, अच्छा देखें कैलकुलेट, अभी कैलकुलेट करने की बात मैं नहीं कर रहा कि निकालते कैसे, इसका फॉर्मूला है दूसरा, उस फॉर्मूले में हम नहीं जा रहे हैं, मैं सिर्फ इंट्यूशन देने की बात कर रहा हूँ कि आपको क्या लिखना है। ये इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट से मुराद ये हो गया कि आपने जो चीज़ प्रिडिक्ट करनी थी, ठीक है, उस एक्सिस के ऊपर आपकी लाइन कहाँ कट की। जैसे कि मैंने सेल्स प्रिडिक्ट करनी थी नंबर ऑफ कस्टमर्स के बेसिस, तो मेरी जहाँ पे लाइन प्रिडिक्ट कट की है उस पर्टिकुलर प्रिडिक्शन वाले पॉइंट पे, तो वो मेरा इंटरसेप्ट कहलाएगा। अब इसकी कैलकुलेशंस पे हम नहीं जा रहे कि इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, उसकी तो अलग ही मैथमेटिक्स है, अभी हमें सिर्फ इस मैथ्स की इंट्यूशन लेनी है। स्लोप से हमारे पास मुराद हो गया कि इसकी लीनियर रिलेशनशिप्स को हमने ड्रॉ करना है इन दोनों के, तो स्लोप से हमें उसका लीनियर रिलेशनशिप ड्रॉ होके आ जाएगा, ये स्लोप है बेसिकली। इंक्लाइन देखा है ना आपने कहीं भी, इंक्लाइन पे चाड़ी पे जब हम चढ़ रहे होते हैं तो बेसिकली वो भी एक स्लोप होता है ना, अगर हम सोचें तो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो इसकी वैल्यू है स्लोप। और वो जो एक्स आई है वो एक इंडिविजुअल डेटा पॉइंट है। इन दोनों की कैलकुलेशंस पे अभी नहीं जाए कि इनको कैलकुलेट कर कैसे करते हैं, ठीक है, जो क्योंकि हमें मुझे याद है कि आप लोगों ने स्लोप का जो फॉर्मूला पढ़ा होगा वो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करके कुछ इस तरीके का फॉर्मूला पढ़ा होगा, मैं सही कह रहा हूँ?
नहीं, इस तरह का भी एक फॉर्मूला पढ़ा है हमने, y प्लस एम एक्स करके इस तरह से लिखा हुआ होता है कुछ। y is equal to mx plus c. हाँ, वो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है ना, तो वो m यहाँ पर बेसिकली b1 से डिनोट हो रहा है क्योंकि सिंबल्स चेंज किए हैं, बाकी मकसद वही है। ठीक है, और यहाँ पे c को हमने बीटा 0 से डिनोट किया है। और जैसे कि उस m को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला था वो हमारे पास वही होता था कि y2 माइनस y1 इक्वल्स अब डिवाइडेड बाय x2 माइनस x। लेकिन यहाँ पर उस तरफ नहीं जाए, अभी सिर्फ इसको समझें कि स्लोप से मुराद आपका रिलेशनशिप हो गया लीनियर, जिस लाइन के अंदर वो जा रहा है अपवर्ड्स। सेकंड, इंटरसेप्ट से मुराद ये हो गया कि आपको जो चीज़ प्रिडिक्ट करनी है, ठीक है, उसके ऊपर, उस एक्सिस के ऊपर कहाँ पर उस पर वो कट कर रहा है लाइन को, कहाँ आ रही है वो लाइन, सिर्फ इतना समझना है। अभी मैं नीचे आता हूँ और इस कोड से, इसमें मेरे पास जो CSV मौजूद है उससे समझ आ जाएगा। लीनियर रिग्रेशन का मॉडल, यार ये माइक जिसका ओपन है, माइक आदि अपना माइक क्लोज कर, माइक ऑफ करना। चलें, हम लोग sklearn लाइब्रेरी है बेसिकली, जिसके अंदर मशीन लर्निंग के मॉडल्स इम्प्लीमेंट हुए। sklearn का एक इनर पैकेज मॉड्यूल है लीनियर मॉडल्स, उसके अंदर जो है हमारे पास वो रिग्रेशन मॉडल, लीनियर रिग्रेशन का मॉडल है। अगेन वही पांडास, नमपाई और मैटप्लॉटलिब चीज़ें हमने इंपोर्ट करने के बाद हम नीचे चलते हैं। यहाँ पे जो मैंने CSV ली है वो है वेट्स और हाइट। अब यहाँ पर जो हमने प्रिडिक्शन करनी है ना बेसिकली, वो ये करनी है हाइट की बेसिस पे वेट। इस तरीके से, इतनी हाइट है तो वेट कितना होना चाहिए बंदे का, ये इतना वेट है तो हाइट कितनी होनी चाहिए बंदे की। ये एक लीनियर रिलेशनशिप है और दोनों देखें कंटिन्यूस है, दोनों कंटिन्यूस है, दोनों कंटिन्यूस वैल्यू है नहीं है, जी बिल्कुल, Yes, कंटिन्यूस वैल्यूज हैं। कंटिन्यूस वैल्यूज हैं। अब इनके दरमियान हमें लीनियर रिलेशनशिप को निकालना है, अगर लीनियर रिलेशनशिप है मौजूद तो, ठीक है। और अब लीनियर रिलेशनशिप है या नहीं है, इसका अंदाज़ा हमें कैसे होगा, हमें अंदाज़ा इसका ऐसे होगा, इस नीचे देखते हैं हम पहले, ये थोड़ा सा वही इन्फो वगैरह चेक किए, नल नहीं है भाई, सही है, ठीक है। ये डिस्क्राइब करके हमने उसकी स्टैटिस्टिक्स लिए कि टोटल कितने हमारे पास हैं रॉज, 10,000 रॉज हैं, मीन कितना है दोनों का, स्टैंड डेविएशन एंड सो ऑन, क्वांटाइल्स और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज, मिनिमम हाइट मैक्सिमम हाइट कितनी कितनी है, वेट्स हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने ड्रॉ किया है कोरिलेशन, ठीक है। कोरिलेशन में नेक्स्ट क्लास में स्टैटिस्टिक्स की उसमें बताऊंगा, उसके फॉर्मूले के साथ कि कोरिलेशन में कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो यहाँ पर मैं ये बता दूं कि जब आपको दो वेरिएबल्स के या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के दरमियान आपस में रिलेशनशिप फाइंड करना हो ना, कि उसकी डायरेक्शन और उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, ठीक है। डायरेक्शन से मुराद ये हो गया कि लीनियर है या नॉन लीनियर है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पॉजिटिव से मुराद हमारे, मेरे पास, मैं यार ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, बोर्ड शो हो रहा है, Yes. ठीक है। Yes, sir. ये हमारे पास दो किस्म है, ये मेरे पास पॉजिटिव है, ठीक है, और ये मेरे पास नेगेटिव है। कोरिलेशन की वैल्यू इस तरीके से है कि कोरिलेशन की वैल्यू मुझे ये बताती है, जो भी वैल्यू आती है ना उससे हम दो चीज़ें जज कर सकते हैं, एक तो उसकी डायरेक्शन एंड उसकी, दूसरी चीज़ क्या बोली थी, दूसरी चीज़ क्या बोली थी मैंने, Linear relation. स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ, ठीक है, ठीक है। उसके डायरेक्शन और उसकी स्ट्रेंथ कि वो कितना ज़्यादा हाईली कोरिलेटेड है, यानी लीनियर रिलेशनशिप उसका कितना अच्छा है, ठीक है। तो अब हमारे पास एक तो डायरेक्शन, अगर तो कोरिलेशन की वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका मतलब हमारे पास क्या होगा कि वो पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर यानी अपवर्ड मूव कर रहा है, सही है। अगर कोरिलेशन की वैल्यू मेरे पास नेगेटिव है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो मेरे पास नेगेटिवली या डाउनवर्ड मूव कर रहा है उसका रिलेशनशिप, ठीक है।
इससे हम लोगों ने वो पढ़ा था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और इस तरीके से ये एक तरीके का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, ये कम हो रहा है ये भी कम हो रहा है, दोनों सूरत में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों, ठीक है। लेकिन एक पॉजिटिव साइड पे अपवर्ड की साइड जा रहा है अगर कोरिलेशन की वैल्यू पॉजिटिव है, अगर कोरिलेशन नेगेटिव है तो डाउनवर्ड जाएगा। एक चीज ही हो गई जो डायरेक्शन बता रही है, लेकिन कोरिलेशन की वैल्यू इंटेंसिटी अब कैसे बताती है, ठीक है। अगर वैल्यू इसकी जो रेंज है ना कोरिलेशन की, वो -1 से लेके हमारे पास 1 तक की रेंज में होती है, ठीक है। ये हमारे पास रेंज है कोरिलेशन की वैल्यूज की। कैलकुलेट कैसे करते हैं हम इसके फॉर्मूलाज के ऊपर बाद में आएंगे, लेकिन हमें अभी सिर्फ इंट्यूशन लेनी है, क्योंकि मैथमेटिक्स की इंट्यूशन काफ़ी है। अगर इसके मैथ्स लेके बैठे तो हमें 4 घंटे तो बस इसकी वही समझनी पड़ेगी, डेरिवेशन ऑफ मैथमेटिक्स। तो -1 से लेके इसकी 1 तक की रेंज है। अब इस रेंज के अंदर हमने करना क्या है, हमें देखना है कि जैसे कि 0 से ग्रेटर जो वैल्यू होगी उससे जाहिर सी बात है हमारे पास पता है कि हमें पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा, 0 से लेस जो होगी उसका मत पता है हमें कि नेगेटिव होगा, ठीक है। 0 होगा तो इसका मतलब ये होगा कि रिलेशनशिप नहीं है, जाहिर सी बात है या नहीं है। नहीं। अब ग्रेटर के अंदर, अब ग्रेटर में हमारे पास क्योंकि 1 से 0 से लेके 1 तक में है, तो हो सकता है 0.5 हो, ठीक है, 0.3 हो, 0.2 हो, 0.7 हो, ठीक है। अब ये जो वैल्यू जिस तरीके से आगे बढ़ती जाएगी ना, उसका मतलब ये है कि रिलेशनशिप कितना इन दोनों वेरिएबल्स का हाई है, ठीक है। इसकी मैं एक वो बता देता हूँ, क्योंकि हम लीनियर रिग्रेशन की बात कर रहे हैं ना, तो जब हमारे पास 0.7 से अबव वैल्यू जाती है ना कोरिलेशन की, ये आप नोट कर सकते हैं बात, और नोट करने वाली भी कि 0.7 से जब अबव जाती है तो इसका मतलब ये है कि वो हाईली लीनियर रिलेशनशिप अपने अंदर है, उसमें ग्राफ के अंदर बेसिकली उन दोनों डेटा पॉइंट्स के अंदर। बात समझ आई कि 0.7 से जब हमारे पास वैल्यू अबव जा रही हो तो इसका मतलब उसका लीनियर, उसमें उन दोनों वेरिएबल्स के दरमियान लीनियर रिलेशनशिप बन रहा है, यानी उसको हम एक लीनियर लाइन की इक्वेशन से ड्रॉ कर सकते हैं। नॉन लीनियर की बात कैसे हो गई, ये क्या है, ये मुझे कोई याद दिलाएगा क्या है ये सेकंड ईयर में जो पढ़ा था? क्वाड्रेटिक कर्व है। पैराबोला, सही। ये एक नॉन लीनियर है, ठीक है, नॉन लीनियर कर्व है बेसिकली, सही। इसमें लीनियरिटी तो नहीं है ना, लीनियर का मतलब एक डायरेक्शन में आप इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन ये डायरेक्ट सिंगल डायरेक्शन में नहीं है। ये कौन सा कर्व है ये मुझे बताएं, ये किस फंक्शन को डिनोट करता है? साइन वेव। साइन वेव। साइन वेव का फंक्शन है। क्या ये लीनियर है किसी भी सूरत में? नहीं, क्या ये ये लीनियर लीनियर है? तो नहीं है। लीनियर नहीं है ना, तो नो सर। हाँ, तो जो अगर ये मैंने रखे दो वेरिएबल्स ही हैं दोनों, ठीक है, ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे साइन है और यहाँ पे कोई भी एक्स की वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पे पैराबोला के निकालने के लिए वैल्यू है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास जो भी वैल्यूज एक्स की आ रही हैं और ये वाई का फंक्शन है पैराबोला का, यहाँ पे हमारे पास लीनियर वाला है। अब मैंने बात ये बोली है कि अगर 0.7 से इंक्रीज कर गई ना तो हम फौरन बता देंगे ये बात देख के कि हमें विजुअलाइजेशन, एक तो विजुअलाइजेशन करके भी देख सकते हैं, सेकंड ये कि कोरिलेशन निकालें और देखें 0.7 से अबव जा रही है तो इसका मतलब पॉजिटिव हाईली कोरिलेशन लीनियर रिलेशनशिप। अगर हम नेगेटिव में आ रहे हैं और 0.7 नेगेटिव की तरफ चलेगा तो इसका मतलब क्या होगा, बताएं। रिपीट कीजिएगा। जब हम मैंने कहा कि 0.7, जब हम हमारे पास को दो वेरिएबल्स का कोरिलेशन की वैल्यू ये आए 0.7 या उससे ज़्यादा, उसका मतलब वो उसमें पहले तो वो पॉजिटिव है, उन दोनों का रिलेशन डायरेक्शन, उनकी डायरेक्शन, सेकंड वो लीनियर रिलेशनशिप फॉलो करता है, ठीक है, बिल्कुल इस तरीके। अब मैं ये कह रहा हूँ बात कि अगर मेरे पास वैल्यू नेगेटिव में 0.7 चली जाए उसका मतलब क्या होगा? लीनियर रिलेशन है, लेकिन क्या कहते हैं, वैल्यूज जो वो डाउनवर्ड की तरफ मतलब नेगेटिव में जा रही हैं ये सारी, वाले इस जो टाइप आपने का सेकंड करना, ग्राफ बनाया हुआ है। बिल्कुल इस तरीके का। ये बात क्लियर हो रही है? फिर हम नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। ये हो गई क्लियर जी, बात? ये क्लियर है। सही है। चले हम, मैं इसपे आता हूँ वापस।
तो सर फिर ये क्वाड्रेटिक कब होगा? क्वाड्रेटिक कब होगा मतलब? अच्छा, क्वाड्रेटिक कब होगा? क्वाड्रेटिक देखें, क्वाड्रेटिक तब होगा जब आपके पास एक नॉन लीनियर इक्वेशन टाइप का बनेगा। ठीक है, नॉन लीनियर इक्वेशन यानी एक्स, फॉर एग्जांपल आपके पास एक एक्स कोई इक्वेशन है एक्स स्क्वायर की या क्यूबिक इक्वेशन है, रिलेशनशिप इस तरीके का बन रहा है। मैं आपको एक नॉन लीनियर की बात क्लियर कर दूं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एक्स स्क्वायर का कर्व है। ठीक है, ये हमारे पास साइन का कर्व है। जिस टाइप का रिलेशन होगा ना उस टाइप की इक्वेशन बनेगी। अब मुझे याद नहीं एग्जैक्ट क्यूब का कर्व किस तरीके का था, वरना मैं यहाँ ड्रॉ करके दिखाता था, या एक काम करता सर्च ही कर लेता, पता लग जाए एग्जैक्ट। स्क्रीन शो हो रही है वैसे? नेट स्लो हो गया। आवाज आ रही है मेरी? हेलो।